पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ पुरुषों को मारा है, महिलाओं को नहीं मारा है। पुरुषों को मारा है, उनकी धर्म पूछ के कि आप हिंदू हैं, उनसे कलमे पढ़ाने की कोशिश करी गई, नहीं पढ़ पाए तो समझ गए क्या है। और कहीं भी और शक हुआ तो उनकी पैंट उतार के उनको चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मेरा एक अनुरोध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी से भी है, जड़ से ख़त्म कर दीजिए इस आतंकवाद को पूरे विश्व के अंदर। मोदी जी और आप जो है जो बोलते हैं कि हम वी आर गुड फ्रेंड्स, मिलिए, इकट्ठे करिए और पूरे देश से इस आतंकवाद को नाबूद कर दीजिए। मोदी जी, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हमको बुलाइए एक बार, आप हमारी टीम आपके पास आएगी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे वहाँ के लिए, क्योंकि हमारी भाषा वहाँ पे मिलती है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर आप हमको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं वहाँ के आपको सोल्यूशन को निकालने के लिए, तो हम ज़रूर सोल्यूशन निकाल के देंगे वहाँ पे। हम ऐसा नहीं कि हमें सिस्टम पता नहीं है, हमें वहाँ का कारण पता नहीं है, हमें जड़ पता है कि जड़ क्या है वहाँ पे। हम ज़रूर हमसे मिलना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ये आपके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद शून्य हो जाए, ज़ीरो। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, कश्मीर मत जाइए, इस समय रुक जाइए कुछ दिनों के लिए। आपके दिए हुए खर्चे हुए पैसों के कारण हो सकता है कि इन आतंकवादियों को उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता हो। इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग वहाँ जाने के लिए फ़िलहाल अभी रोक लगाइए, आप हालात को देखिए, सरकार की तरफ से जो एक आता है मैसेज उसको समझिए, उसके बाद ही जाने की कोशिश करिएगा। फ़िलहाल इसको बंद कर दीजिए फ़िलहाल। इस समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, और जो आतंकी थे उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा, उनका मज़हब पूछा, उनकी पैंट उतारी, ये भी एक बात वहाँ पर से निकल के आ रही कि उनकी पैंट उतार कर भी उनके चेक किया गया कि ये हिंदू है या नहीं। तो किस तरीके से उनको AK-47 से उनको मारा गया है, इस घटना पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित अनूप कौल जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस घटना पर वो क्या कहते हैं, किस तरीके से वो इस घटना को बयां करते हैं, किस तरीके से वो इस घटना के बारे में सोचते हैं, उनसे जानते हैं। सर, जो ये घटना हुई है, आपने तो पहले ही ये घटना आपके साथ कश्मीर में हो चुकी है, किस तरीके से वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। आप भली भांति जानते हैं कि कश्मीर में जो ये आतंकी घटना हुई है उसको आपने महसूस किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो ये घटना हुई है? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। कल की घटना जो भी हुई बहुत ही निंदनीय है, और मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन संपूर्ण कश्मीर संगठन की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से उन समस्त मृतक परिवार के परिजनों को संवेदना व्यक्त करता हूँ कि उनके साथ जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखद और खेदजनक है। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो इसमें घायल हुए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। कल की जो घटना है वो एक घटना इस बार अलग तरह की घटना हुई है। इस बार जैसे पहले क्या होता था कि आतंकवादी आते थे और उन्होंने जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, बिना कुछ ये देखे कि इसमें कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तादाद देखनी होती थी कितने लोग मर रहे हैं। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ पुरुषों को मारा है, महिलाओं को नहीं मारा है। पुरुषों को मारा है, उनकी धर्म पूछ के कि आप हिंदू हैं, उनसे कलमे पढ़ाने की कोशिश करी गई, नहीं पढ़ पाए तो समझ गए क्या है। और कहीं भी और शक हुआ तो उनकी पैंट उतार के उनको चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह की घटना वाकई बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हम सब के लिए पूरा शर्मिंदा वाली बात है। पूरा देश पूरा ऐसा शर्मिंदा है कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। पूरे देश और विदेश के लोग इस समय जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, खासकर कश्मीर वादी में जाते हैं। वहाँ का इस समय मौसम अच्छा होता है, लोग पर्यटन के हिसाब से जाते हैं वहाँ पे, और इसी पर्यटन के बदौलत वहाँ के लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनका घर बसर चलता है। आज हालात ये हो गए हैं कि वहाँ पे फिर से जो है पर्यटक जो है वापस पलायन कर रहे हैं, और शायद अब दोबारा जाने की वो सोच नहीं सकते हैं, जिस तरह के हालात इसमें फिर से पैदा हो गए हैं। अभी
कल जो है अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए और आज जो है वो खुद जो है वो बाईसारन वैली गए थे। आज वहाँ पे उन्होंने मौका जांच किया, उन्होंने देखा क्या है और इसके बाद वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। बट मेरा उनसे अनुरोध है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि सिवाय कड़ी निंदा करने के और बार बार पाकिस्तान को दोष दिए बगैर हमें पहले अपना घर सुधारना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या कमियाँ रह गई हैं और किस कमी को दूर करके इस चीज़ को रोका जा सके। एक तरफ तो ये हो गया था कि अब हम कश्मीरी हिंदुओं को वापस लेके जाएंगे। हम आज की जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी हिंदू वहाँ पे जाने लायक है, क्योंकि वहाँ के हालात अब ये दिखा रहे हैं कि ये अभी तो शुरुआत है। ये अब धर्म के नाम पे जो है वहाँ पे किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग इसको बोलते हैं, जिसको हम शुरू से बोल रहे थे कि टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। पहले राहुल भट्ट को मारा गया, इसके पहले जो है बहुत लोग मारे गए, इसलिए जो पूछ के हिंदू थे उनको मारा गया उनको वहाँ पे। ये टारगेट किलिंग और ज़्यादा खतरनाक और विभत्स होती जा रही है। इसको आज रोकने की बहुत आवश्यकता है। कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए इसके अंदर? आपको अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना है कि वो पाकिस्तानी करा रहे हैं, आप एक तरफ बोलते हो कि हमको पीओके चाहिए और दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं जी हम जब पाकिस्तान का जो है सारा कैसे। अरे पीओके लोग क्या करोगे आप? पीओके तो बाद में अपने आप ही आ जाएगा। पहले हम अपना देखें, पहले यहाँ पे हिंदुस्तान में कश्मीर में क्या हो रहा है। आज जगह जगह इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कहीं पे भी देखो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कोई घटना घट रही है इस समय। मैं फिर कश्मीर पर आता हूँ वापस। आपको अगर लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमें आपके ऊपर बहुत एतबार है, बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि आप ऐसे कोई ठोस कदम उठाएं कि अगर पाकिस्तान का भी इसके अंदर हाथ है, और सबसे पहले वहाँ पे जो आतंकवादी इस समय वहाँ पे थे, पहले ये देखिए कि वो आतंकवादी वहाँ पे पहुँचे कैसे। वो लोग वहाँ पे किसने उनको शह दिया, किसने उनको पनाह दी, किसने उनको रास्ता बताया, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी थे तो किसने उनको जो है गाइड किया वहाँ पे आने के लिए। इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हालात ऐसे ही रहेंगे तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो जाएंगे ही नहीं, हम भी वापस नहीं जा पाएंगे, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए। मुझे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कुछ बच्चे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो पीएम पैकेज के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और जगह जगह पे फैले हुए हैं। वो खासकर अनंतनाग में, वेसू में, श्रीनगर में और अपना 8-10 जगह वहाँ पे हैं जहाँ पे वो लोग नौकरी कर रहे हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। अब जब 2016 मुझे याद है, जब 2016 में बुरहान वानी की कांड हुआ था तो उनके ऊपर अटैक हो गया था। उनके ऊपर उनको कैसे बचाया गया, क्या किया गया, वो शायद आप लोग को ही पता, क्योंकि सरकार चल रही थी आप लोग की। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ये लोग भी फंसे। मुझे आपसे अनुरोध है, आपकी सरकार से अनुरोध है, J&K गवर्नमेंट से अनुरोध है, LG मनोज सिन्हा जी से अनुरोध है कि उनकी सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया जाए, अन्यथा उनको शीघ्र जम्मू में लाया जाए या उनको हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारी जो समाज है वो वैसे ही उनकी जो है जनसंख्या कम होती जा रही है। ऐसा ना हो कि हमें फिर बाद में पछताना पड़ जाए। अभी मौका है, उनको आप लोगों ने सुरक्षा प्रदान करनी है, चाहे वो जम्मू लेके प्रदान करें आप, चाहे वो अपने हेडक्वार्टर में उनको बिठाया जाए। मुझे पीएम पैकेज के बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आज की तारीख में। सर, एक तरफ तो बात हो रही है जो भी इस घटनाक्रम में जिम्मेदार है उसको उसकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिसने वो घटना की है उसको उसका जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अभी उसमें आप कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा प्रियंका गांधी की पति, उनका एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दूरियां हुई है उसकी वजह से मुस्लिम असुरक्षित और असहज महसूस कर रहा है। इसलिए जो ये आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है, ये धर्म पूछकर हमला कर रहे हैं। अब आप इस घटना को, उनके बयान को, क्या वो ये एक जायज़ ठहरा रहे हैं इस घटना को? क्या वो फिर ऐसी घटनाएं अंजाम देने के लिए इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो जो रॉबर्ट वाड्रा का जो स्टेटमेंट है, मैं उसके स्टेटमेंट को मैं कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ मैं। रही बात हिंदू मुस्लिम की बात है,
जो भी मोदी सरकार ने आज तक जितने भी विकास के कार्य किए हैं उसका अगर फ़ायदा हिंदुओं को मिला है तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को भी मिला है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ तत्व ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम विभाजन कर रहे हैं, चल रहा है। मैं मानता हूँ इस समय देश के अंदर इस समय हिंदू और मुस्लिम चल रहा है, क्योंकि जो इस समय जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो संभल का हो चाहे कहीं का भी हो, हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं परिभाषित आ रहा है वहाँ पे। इसका फ़ायदा अगर बीजेपी सरकार उठाना चाहती है तो इसका फ़ायदा विपक्ष की पार्टियाँ भी उठा रही है। दोनों अपनी अपनी तरफ से जो है राजनीतिक जो बिसात जो है बिछा के रखे हुए हैं कि किसको कहाँ पे कैसे फ़ायदा उठाना है। लेकिन जहाँ तक मोदी सरकार की बात करूँ, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, कुछ अच्छे विकास कार्य इन्होंने किए हैं तो उसका फ़ायदा दोनों समुदायों को मिला है। एक समुदाय विशेष समुदाय को किसी को ऐसा फ़ायदा नहीं दिया गया है। खासकर मैं जो जानता हूँ मानता हूँ मैं कि मोदी सरकार के अंदर उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह चल रहा है ये चीज़। हिंदुओं को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, खासकर ब्राह्मण को तो आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब कश्मीरी हिंदू आज की तारीख में 35 साल से बाहर है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जहाँ तक ये घटना की बात है, पिछले 1 साल से जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है दिल्ली सरकार में हमारे माइग्रेंट्स को, विस्थापितों को, 1 साल से रुकी हुई है। शर्म की बात है कि इस मोदी सरकार और दिल्ली सरकार में इसमें दोनों डबल इंजन की सरकार है, अभी तक के वो शुरू नहीं हो पाया। क्या कारण इसके पीछे है? कौन जिम्मेदार इसके पीछे है? कि एलजी के सक्सेना जी पीछे इसके लगे हैं, या जो नई हमारी सीएम आई हुई रेखा गुप्ता जी इसके लिए लगी हुई है? इसका जवाब कौन देगा इसके अंदर? पिछले 1 साल से पीछे की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, चलो ठीक है, तो निकम्मी ना बेकार थी सरकार, वो चली गई, वो तो आप उसको उनका सज़ा मिल गई। आपकी सरकार आ गई है तो अभी तक के ये इनको क्यों नहीं दिया गया अभी तक के इनका रिलीफ जो आर्थिक सहायता मिलती है? बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इसी आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं। उनको अपने बच्चों की फ़ीस देनी होती है, मकान का किराया देना होता है, घर का खर्चा चलाना होता है, दवा दारू के लिए उनको जो है पैसा चाहिए होता है, वो बंद है उनका इस समय। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आप कह रहे हो कि डबल इंजन की सरकार आ गई है अब दिल्ली के अंदर, तो क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़? कितने दिन का समय चाहिए आपको और अभी आप? इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको शीघ्र जितने भी विस्थापित यहाँ पे हैं जिनको सहायता मिलती है उनको जल्दी से जल्दी उनका जो है इसको शुरू किया जाए फिर से, जिससे उनका घर बसर चल सके, वरना वो मरने की कगार पे हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मानी जाएगी। सर, एक बात, अब जब वहाँ पे आतंकियों ने नाम पूछकर या धर्म पूछकर जो घटना को अंजाम दिया, गोलियों से हिंदुओं को मारा गया है, अब इस पे जब बात छिड़ रही है, लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग जाति पूछ रहे थे कि आप अपनी जाति बताओ, हम जाति जनगणना करेंगे, आपने राहुल गांधी की बात सुनी होगी, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इसकी जाति की बात करते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, इससे देश आगे बढ़ेगा। तो लोग अब ये बात कर रहे हैं वो जाति पूछकर आपको तोड़ेंगे और वो धर्म पूछकर आपको मारेंगे। तो लोग कह रहे हैं ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं कि वो जाति धर्म में उलझाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं जो उन्होंने धर्म और जाति के बीच का ये फ़र्क बताया? देखिए, दोनों में फ़र्क है। जाति जनगणना और धर्म जनगणना में फ़र्क है। धर्म तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, हिंदू मुस्लिम। सिख ईसाई भी हैं, वो अलग चीज़ है, जिनकी तादाद बहुत ही कम है, मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक जाति गणना की बात आ रही है तो ये तो सरकार भी कहती है कि हम करने को तैयार, हम कराई उन्होंने भी, तो इसमें हर्जा क्या है इसके अंदर? अगर जाति गणना से जनगणना से करने से कुछ जातियाँ को अगर फ़ायदा होता है अपने अनुपात के हिसाब से तो उनको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हमारा भी कराओ ना आप। हम तो मात्र 7-8 लाख ही रह गए हैं अब, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हमें भी तो करो ना गणना में इसको सम्मिलित। हमें कोई दर्जा तो दो, अल्पसंख्यक दे दो, कुछ तो दो हमें आप तो हमको कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मतलब चित भी आपकी, पट भी आपकी, मतलब हम तो हर तरफ से मारे जा रहे हैं हम तो। क्यों? क्योंकि हम देशभक्त हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद की जय बोलने वाले लोग हैं, वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी कोई पूछ नहीं हो रही है। सर, जिस दिन हमने ये ऐलान कर दिया कि हम विशेष जाति को जहाँ अपनाने जा रहे हैं, उस दिन क्या करोगे आप? क्या आप मजबूर कर रहे हो हमको इस चीज़ को करने के लिए जिसके लिए हमने कश्मीर छोड़ा था? जब हमको बोला गया था रली गोलियाँ चलियो,
एक बात यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं जैसे कि सारे हिंदू एक रहें, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से जाति में तोड़ के हिंदुओं को बांट रहे हैं और उसके बाद जो लोग धर्म पूछकर मार रहे हैं, तो दुश्मन तो दोनों हुए, जो हिंदुओं को जाति में बांट रहा है और जो धर्म पूछ के मार रहा है। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल जी को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि वो पूछ क्या रहे हैं वो, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं, मेरे को तो समझ नहीं आया कि उनके सलाहकार अब है कौन आजकल। उनको कौन सलाह देता है कि क्या पूछना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल जी को अभी थोड़ी सी और परिपक्वता आनी चाहिए। अब वैसे वो 56-57 साल के तो हो ही गए हैं, तो शायद अब थोड़ा 1 आध साल में और हो जाएंगे वो। तो उनको सोच विचार के ये करना चाहिए। देश सबसे बड़ा है, ये मान के चलना चाहिए सबको। हमारे देश सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि अगर कोई जाति विशेष जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कदम पहल उठाना चाहिए। उस जाति विशेष को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हर समय कुछ विशेष जातियों को फ़ायदा दे, ऐसा नहीं हो। कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा अभी भी, चाहे वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो या बाकी भी कमज़ोर हो, उनको भी वहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए। ये मेरा विशेष अनुरोध है, ये करना चाहिए आपको। सर, एक बात वो रह गई कि अभी बात की जा रही है, ओवैसी ने खुद स्वीकार किया है कि वहाँ पे लोगों का धर्म पूछकर उनको मारा गया है, उसकी उन्होंने निंदा की है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बीजेपी वाले चला रहे हैं कि उनकी धर्म पूछा, ये किया वो किया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे तो धर्म तो पूछा गया था वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने शायद कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें पैंट उतारी गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्यों उतारा गया था? धर्म पूछने के लिए, धर्म की पहचान करने के लिए ही। तो ये तो हुआ। इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें बीजेपी का कोई ऐसा अंदरूनी रोल है कि उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि वहाँ पे धर्म पूछ के हत्या की गई। वाकई धर्म पूछ के हत्या हुई हैं। आपको जो भी वहाँ पे प्रत्यदर्शी मिलेंगे या जो भी सर्वाइवल है अभी आपको, वो भी निकल के सामने आएंगे। आज तो कल जरूर आएंगे सामने वो लोग, शायद वो सच बताएंगे कि क्या हुआ था एक्चुअल में। क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी में एक लैंग्वेज वहाँ पे जो है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मोबाइल में कोई बात कर रहा है कि इनको बोलना, कश्मीरी बोला था उसने, इनको बोला यहाँ मत आ दोबारा। क्या किसी ने इस चीज़ को नोट किया? किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप? टीवी चैनल में चल रहा था। हाँ। एक वीडियो में पीछे से आवाज़ आ रही थी। अच्छा। जो कोई बचा रहा था एक बंदे को, दूसरे से कुछ मोबाइल में बात कर रहा था, वो आवाज़ रिकॉर्डिंग हुई है उसके अंदर। उसे कश्मीरी बोला था, इनको बोलना दोबारा यहाँ नहीं आना। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या चाहते हैं ये लोग? नहीं, वहाँ पे बंद भी है आज हुर्रियत का, और तमाम संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया था। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं कि आतंकी घटना होना, उसके बाद जो कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान करना कि ये घटना गलत हुई है, आप इस नए तरीके को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले मारते हैं फिर बाद में ये बचाने भी चले आते हैं। नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि हालात तो बहुत बदल गए हैं कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया था। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ के हालात बदल गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे तबके हैं, चाहे वो मजबूरी में ही वो देश के साथ है अब, या देश के साथ चलना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। मैं ये भी कह रहा हूँ मजबूरी में हो सकता है वो, लेकिन हालात इस समय इतने हो चुके हैं कि उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। भाई, पुरानी कहावत है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो भाई, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो करना ही पड़ेगा आपको। और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न था, है और रहेगा। किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर सके, हमको कश्मीर से अलग कर सके। ये मेरा चैलेंज है। मेरा ये, आप देश के किसी भी कोने में जाइए, कश्मीर मत जाइए। इस समय रुक जाइए कुछ दिनों के लिए। आपके दिए हुए खर्चे हुए पैसों के कारण हो सकता है कि इन आतंकवादियों को उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता हो। इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग वहाँ जाने के लिए फ़िलहाल अभी रोक लगाइए। आप हालात को देखिए, सरकार की तरफ से जो एक आता है मैसेज उसको समझिए, उसके बाद ही जाने की कोशिश करिएगा। फ़िलहाल इसको बंद कर दीजिए फ़िलहाल। दूसरा, आपने अमेरिका वाली बात पे जवाब नहीं दिया कि अमेरिका की घटना है। नहीं, मैं अमेरिका वाली घटना को भी मानता हूँ कि एक संयोग हो सकता है ये, और हो भी सकता है कि
आतंकवादियों, खैर वैसे आतंकवादियों की एक फितरत होती है कि वो कोई ऐसा कांड करे जिसका पूरा सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में उसकी जो है बात उठे। और नेचुरल बात है, ये स्वाभाविक है कि अगर विदेश का कोई बड़ा नेता देश में आता है तो विदेश की मीडिया और विदेश के लोगों की नज़र जो है देश में रहती है। ये भी एक अच्छी बात है कि बता रहा हूँ कि ये इस समय जो ऐसे आए हुए हैं तो पूरे विश्व के अंदर जो है ये खबर तो गई है इस समय, इसमें कोई शक नहीं। और इसका फ़ायदा ऐसे आतंकवादियों को मिलता है जो इस तरह के सोच रखते हैं कि हमें जो है वर्ल्ड वाइड जो है हमें कवरेज मिल जाए, वर्ल्ड वाइड जो है हमारे को मिल जाए। इसलिए मेरा एक अनुरोध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी से भी है, जड़ से ख़त्म कर दीजिए इस आतंकवाद को पूरे विश्व के अंदर। मोदी जी और आप जो है जो बोलते हैं कि वी आर गुड फ्रेंड्स, मिलिए, इकट्ठे करिए और पूरे देश से इस आतंकवाद को नाबूद कर दीजिए। इसको जड़ से ख़त्म करने का समय अब आ चुका है, और नहीं तो पूरे देश को और पूरे विश्व को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर, आप कश्मीर से हैं, फाइनल में आप प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से अब ये समस्या को हल किया जाए, किस तरीके से इस चीज़ को अंकुश लगाया जाए? मैंने पीछे बहुत बार उनको सुझाव दिए हैं, और उस समय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी थे, उनको बहुत बार सुझाव दिए, बहुत बार चर्चा चली हमारी उनके साथ में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रह चुके अविनाश राय खन्ना जी के साथ बहुत बार चर्चा हुई हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ चर्चा हुई है, अमित शाह जी के साथ भी चर्चा हुई है, राजनाथ जी के साथ भी चर्चा हुई है। मोदी जी, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हमको बुलाइए एक बार, आप, हमारी टीम आपके पास आएगी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे वहाँ के लिए, क्योंकि हमारी भाषा वहाँ पे मिलती है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर आप हमको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं वहाँ के, आपको सोल्यूशन को निकालने के लिए, तो हम ज़रूर सोल्यूशन निकाल के देंगे वहाँ पे। हम ऐसा नहीं कि हमें सिस्टम पता नहीं है, हमें वहाँ का कारण पता नहीं है, हमें जड़ पता है कि जड़ क्या है वहाँ पे। हम ज़रूर हमसे मिलना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि ये आपके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद शून्य हो जाए, ज़ीरो। ये आपके रहते ही हो सकता है, अदरवाइज़ अगर कोई दूसरी सरकार गलती से भी आ गई तो शायद हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, वो भी ज़ीरो। सर, एक बात की जा रही है, पहले आपने देखा होगा 370 जब हट गया था, उसके बाद वहाँ पे सारी घटनाएं जो पत्थरबाजी थी, चाहे आतंकी घटनाएं थी, वो सारी लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर फिर से चुनाव होना, एनसी की गवर्नमेंट बनना, उमर अब्दुल्ला का सीएम बनना, और उसके बाद चुन कर हिंदुओं को मारना, पर्यटकों को मारना, चाहे वो बिहार के जो श्रमिक हैं उनको मारना, और अब जब मांग की जा रही है कि हमें वहाँ पर स्टेटहुड चाहिए, हमें स्टेट का दर्जा चाहिए, क्या आपको लगता है ये फिर वही घटना फिर सामने आ जाएगी जिस तरीके से 370 के हटने से पहले जो घटनाएं हो रही थी, और अब आतंकी हमला होना हिंदू पर्यटकों पर? तो आपको क्या लगता है, अगर सरकार को, क्या मोदी सरकार को इनको राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या एक सल्यूशन हो सकता है? मुझे जब ये जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वहाँ पे इलेक्शन कराने का, तो मैं उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ और ये आम जनता की राय दे सकता हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन कराने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे जो शासन चल रहा था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसमें एलजी साहब हमारे मनोज सिन्हा जी मुखिया थे, हैं भी अभी भी, तो उन्हीं के जो है नेतृत्व में सारा चलना चाहिए था, क्योंकि घटनाएं तो तब भी घट रही थी, घटनाएं अभी घट रही हैं, घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है, कम बेशक हुई हैं लेकिन घटनाएं हो रही हैं अभी। मेरे ख्याल से अभी वक्त है इस समय, सरकार तो वैसे वहाँ पे जो चल रही है इस समय, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सारे अधिकार तो वैसे ही मनोज सिन्हा जी के पास हैं, और कुछ एक क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार को कुछ पावर दे रखे हैं। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मेरे ख्याल से मैं अनुरोध करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि अभी JNK को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए।
केंद्र शासित है। जो केंद्र शासित है उसको जो है अभी बदस्तूर रखा जाए, जिससे कम से कम अभी हालात पे कंट्रोल करने की सारी क्षमता आपके हाथों में है। जिस दिन ये राज्य का दर्जा मिल जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि फिर बाद में दोबारा कंट्रोल में आ पाएगा। इसलिए मेरा विशेष अनुरोध आप दोनों से है कि अभी JNK को राज्य का दर्जा ना दिया जाए और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए। जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी रक्षा किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है जल्दी से पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।